हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको जेपी आंदोलन के बारे में बताने वाली हूँ। तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बिहार के सारण जिले के सिताब दियरा में पैदा हुए जयप्रकाश नारायण, जिसे हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म होता है और वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, उसके नेतृत्व करने के लिए उन्हें जाना जाता है खास। और वे एक समाज सेवक भी थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और 1971 के चुनावों से तुरंत पहले कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और 1971 के चुनावों से तुरंत पहले क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, परंतु जो इंदिरा गांधी थी वो गरीबी हटाओ के नारे के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। तो जो इंदिरा गांधी होती है वो सत्ता उनके हाथों में आ जाती है और वो पूर्ण बहुमत के साथ, गरीबी हटाओ के नारे के साथ, वो पूर्ण बहुमत से वो चुनाव जीत जाती हैं और वो सत्ता उनके हाथों में आ जाती है। परंतु आसन वर्षों में भारत की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। लेकिन क्या होता है कि कई वर्ष बीत जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक जो दशा होती है भारत की, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है और इसके निम्नलिखित कारण थे। तो इंदिरा गांधी जी का जो नारा था कि गरीबी हटाओ, जिसके माध्यम से उन्होंने ये सत्ता प्राप्त की थी, उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाती हैं और पूरे भारत में सामाजिक आर्थिक दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। इसके कारण क्या थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला था बांग्लादेश संकट। ठीक है, तो बांग्लादेश संकट के वजह से भी जो होता है कि आर्थिक क्षति होती है। ठीक है, और पाकिस्तान से युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को सहायता देनी भी बंद कर दी थी, ये भी एक प्रमुख कारण होता है। और कच्चे तेल के मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है और खर्च में कटौती के लिए क्या होता है कि सरकार जो होती है वो सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी रोक देती है। ठीक है, और 1972 और 1973 कम बारिश के कारण क्या होता है कि फसल उत्पादन में कमी होती है, जिससे किसानों में भी असंतोष की जो भावना होती है वो जागृत होती है और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में टकराव भी होता है और बिगड़ती आर्थिक दशा के कारण पूरे देश में असंतुष्टि की भावना भी जागृत हो जाती है। इस समय गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों ने सफलतापूर्वक जन आंदोलन का आयोजन किया। तो इसी समय जो जितने भी गैर कांग्रेसी विपक्षी दल होते हैं वो सफलतापूर्वक जन आंदोलन का आयोजन करते हैं। ठीक है, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है या फिर संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये आंदोलन का उदय कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत बिहार एवं गुजरात के छात्र आंदोलनों से हुई थी। तो इसकी शुरुआत होती है बिहार और गुजरात से, जहां छात्र आंदोलन करते हैं और देखते ही देखते क्या होता है कि ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन जाता है। ठीक है, और 1974 में गुजरात में विभिन्न वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। तो 1974 में क्या होता है कि गुजरात में जितनी भी विभिन्न वस्तुएं होती है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और उसका विरोध छात्रों ने किया। तो छात्र इस बढ़ती हुई कीमतों का विरोध करते हैं। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी भी कहते हैं, ठीक है, उन्होंने केंद्र सरकार तथा बिहार के कांग्रेस का इस्तीफ़ा मांगा। तो इस तरह जो जितनी भी बढ़ रही थी, इतने सारे दाम बढ़ रहे थे, ठीक है, उससे कांग्रेस के जो विपक्षी दल रहते हैं, ठीक है, कांग्रेस के जो गैर कांग्रेसी रहते हैं, जो उसके विपक्ष में रहते हैं, और जेपी जो रहते हैं जयप्रकाश नारायण, उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा, ठीक है, सरकार से, तथा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया। तो इस तरह क्या होता है कि बढ़ती हुई
कीमतों से परेशान होकर छात्र जो होते हैं वो आंदोलन करने लगते हैं। और इस आंदोलन में सहयोग किसका मिलता है? जेपी का, जिसे हम जयप्रकाश नारायण भी कह सकते हैं, उनका नाम है। और जेपी के वजह से ही आगे चलकर ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान होता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी के आह्वान पर रेलवे कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान भी किया। तो इस तरह क्या होता है कि आह्वान होने से क्या होता है कि रेलवे कर्मी जितने भी होते हैं उसने राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान भी किया, ठीक है। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैध करार दिया। तो इस तरह 12 जून 1975 को क्या होता है कि इलाहाबाद के जो उच्च न्यायालय होता है वहाँ पर इंदिरा गांधी के जो लोकसभा में निर्वाचन हुआ था लोकसभा के द्वारा, उसे अवैध करार दिया जाता है तथा जितने भी विपक्षी दल होते हैं उनके इस्तीफे की मांग भी करते हैं, क्योंकि उनके निर्वाचन को लोकसभा ने अवैध करार कर दिया था, ठीक है। और इस परिस्थिति में सरकार ने 25 जून 1975 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित कर दी। तो जो इंदिरा गांधी की जो सरकार होती है वो 25 जून 1975 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में ये दिया हुआ है कि आपातकाल घोषित की जा सकती है, ठीक है। तो ये घोषित की जाती है कब? 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। और केंद्र ने 1977 में चुनाव आयोजित किए। तो जब ये इमरजेंसी जिसे कहते हैं, आपातकाल इमरजेंसी, ये जब ख़त्म हो जाती है तो केंद्र जो होता है वो 1977 में चुनाव आयोजित करता है, जिसमें जनता पार्टी जो होती है वो उसको पूर्ण बहुमत मिलती है और ये जो कांग्रेस की पार्टी रहती है वो हार जाती है। और आपातकाल का अध्याय ऐसा अध्याय था जो लोग भूल नहीं सकते थे, ठीक है। काफ़ी अत्याचार किए गए थे लोगों पे। और ये आपातकाल युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण इसका नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का। और जेपी नारायण का इस आंदोलन का नेतृत्व मिलते ही ये आंदोलन धधक उठा था। तो जैसे ही इस आंदोलन को जेपी नारायण का साथ मिला, ये आंदोलन और भी आगे बढ़ गया और भी धधक उठा। और जयप्रकाश नारायण का यह आंदोलन जो था वो भ्रष्ट शक्तियों के खिलाफ था। तो इनका जो ये आंदोलन चलाया गया था वो जितनी भी भ्रष्ट शक्तियाँ बैठी हुई थी उनके खिलाफ था, ना कि वो किसी सरकार या फिर किसी जो शासक है उसको हटाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो भ्रष्ट शक्तियों के खिलाफ थे और भ्रष्टाचार वो मिटाना चाहते थे और वह व्यवस्था बदलना चाहते थे, ना कि शासक को। तो उनका यही कहना था कि मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूँ, शासक नहीं, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी को लगता है कि वो उनके विरुद्ध हैं और वो उन्हें हटाना चाहते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि आपातकाल लागू कर दिया जाता है 1975 में, ठीक है। और इस तरह से ये आंदोलन समाप्त होता है। और 1977 में क्या होता है कि जब फिर से चुनाव होता है तो जनता पार्टी को मिल जाता है पूर्ण सहयोग मिल जाता है और इस तरह जो जनता पार्टी होती है वो जीत जाती है और कांग्रेस हार जाती है, ठीक है। और निष्कर्ष हम देख लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी और वे एक समाज सेवक थे। तो वो एक समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण ने इस क्रांति में बहुत ही बड़ा भाग निभाया था। वो इस संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने ही छात्रों का मनोबल बढ़ाया, जिसके वजह से ये आंदोलन आगे बढ़ा, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण ने सदैव भ्रष्ट व्यवस्था के लिए हमेशा आवाज़ उठाई और वो इसमें सफल भी रहे। और 1977 में क्या होता है कि जनता पार्टी के अधीन हो जाता है, वो शासक बन जाते हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी की सरकार मतलब कांग्रेस सरकार हार जाती है, ठीक है। तो इस जेपी आंदोलन में इतना ही। इसमें मैंने संपूर्ण क्रांति के बारे में आप लोगों को बताया जो जेपी नारायण के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। थैंक यू।